गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 5। इससे पहले वाली चैप्टर हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, कृषि में हमें बताएंगे कृषि में जैसे उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसकी जलवायु, या आज हम बस कृषि के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर ही हमारा कृषि है। उसमें जो यूज़ होते हैं, जैसे कच्चा माल, हम जैसे आप समझ लीजिए कोई गेहूं की खेती है तो गेहूं उगाने के लिए कौन कौन सी जलवायु या कौन कौन से एरिया में ये उगाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक है कृषि से रिलेटेड जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यद्यपि हम औद्योगिक युग में रहते हैं, फिर भी विश्व की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। सभी प्रकार के खाद्य, जिनमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, अंडे तथा मांस सम्मिलित हैं, पूर्णतः कृषि उत्पाद है। खाद्य पदार्थों के साथ साथ कृषि से अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त किया जाता है। वर्तमान समय में कृषि दोहरी भूमिका निभाती है। यह उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चीनी बनाने के लिए गन्ना उपलब्ध कराने वाले प्रदाता तथा औद्योगिक उत्पादों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के उपभोक्ता के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि एवं संपन्नता के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आधी से ज़्यादा जनसंख्या किस पे निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, यही चीज़ हमारी यहाँ बताई गई है। अब है हमारा कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, कृषि को प्रभावित कौन करता है? जैसे मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, भू आकृति हो गई। हमने इससे पहले वाले एक चैप्टर में पढ़ा था, जैसे खेती, सीढ़ीदार खेती, और ऐसे ही हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। कृषि में बहुत से कारक सम्मिलित है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थितियों के कारण कृषि के तरीके, फसलों के प्रकार, उत्पादन की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे बहुत से भौगोलिक तथा आर्थिक कारक हैं जो कृषि को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं। नंबर 1 है मिट्टी। मिट्टी से आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। मिट्टी के बारे में हम पढ़ चुके थे, कितने प्रकार की मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो ये सब चीज़ें हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक आपको इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं हम। मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह पौधों को आश्रय देती है तथा उन तक नमी एवं भोजन पहुँचाने के माध्यम के रूप में कार्य करती है। कुछ मिट्टी की प्रकृति भूरी होती है जिसे आसानी से जोता जा सकता है। यह वर्षा के जल को भी सोख लेती है। चिकनी मिट्टी नमी युक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी अन्य मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। वह मिट्टी जिनमें कई प्रकार के रसायन होते हैं अत्यधिक उपजाऊ होती है एवं विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी की उर्वरकता को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि निरंतर कृषि प्रक्रिया के कारण मृदा क्षय होने लगता है। देखिए, मृदा क्षय और मृदा अपरदन आपको बताया था क्या? जब बारिश होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह के चली जाती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी है उसका क्षय हो जाता है, तो वो हमारा मृदा अपरदन भी कहलाता है। और ये क्या करती है, जो पौधे होते हैं उस मिट्टी से उन्हें जो खनिज पदार्थ मिलते हैं वो नहीं मिल पाते, वो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मिट्टी अपरदन को हमें रोकना चाहिए। फिर है भू आकृति। विभिन्न प्रकार की भू आकृति विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी होती है। जैसे ऊंचे स्थानों की तुलना में नीचे स्थानों पर कृषि करना सरल होता है। पहाड़ी क्षेत्र खेती के कार्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न करते हैं क्योंकि यहाँ मृदा अपरदन तीव्र होता है। मशीनों का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। वह यातायात के साधन भी सीमित होते हैं। दूसरी तरफ मैदान, नदी, घाटी तथा डेल्टा में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यहाँ यातायात के साधन भी सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। जनसंख्या घनत्व
अधिकता के कारण खेती के लिए यहाँ सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं तथा यह जनसंख्या पान उत्पादों के लिए तैयार बाजार भी उपलब्ध कराती है। देखिए क्या बताया गया है, जो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, भू आकृति के बारे में। जो हमारी मैदानी भू आकृति होती है उसमें आपने देखा होगा, जैसे कि जहाँ हम रहते हैं ये हमारी मैदानी भू आकृति है। यहाँ पर यातायात के साधन या कृषि के लिए हमें बहुत सारी सुविधा उपलब्ध हो जाती हैं अब बिना ज़्यादा मेहनत करे। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों का अभाव रहता है, और पहाड़ी इलाकों की तुलना में जो मैदानी इलाके होते हैं यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व होता है वो भी अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रहने में अधिक सुविधा होती है। अब आता है हमारा जलवायु। जलवायु क्या लिखा है, उपयुक्त तापमान तथा वर्षा की उचित मात्रा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। इसके साथ ही गर्म व आर्द्र जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त होती है। विषुवतीय तथा अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की भूमि पर वर्ष भर कृषि करना असंभव होता है। फसलों के लिए आवश्यक नमी तापमान के अनुसार भिन्न होती है। शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नमी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। विभिन्न फसलों में नमी की मात्रा भी भिन्न होती है। आर्थिक कारक, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में बाजार की उपलब्धता, यातायात के साधन, श्रमिक तथा धन सम्मिलित हैं। यदि विकसित देशों में कृषि उत्पादन उत्तम है तो इसका कारण वहाँ की बेहतर आय है, जिससे वहाँ विभिन्न संसाधन आसानी से उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अन्य कारक। अन्य कारक उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कारकों में सरकारी कानून व नीति तथा वैज्ञानिक व तकनीकी विकास की उन्नति सम्मिलित है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारी खेती बहुत आसानी से की जा सकती है, यहाँ पे हमें उर्वरक भी मिल जाते हैं। कुछ कानून ऐसे हैं जो सरकार लाती रहती है किसानों के लिए कोई ना कोई योजना, तो ये चीज़ भी हमारे कृषि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये भी हमारे कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब आती है कृषि के प्रकार। विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति में विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। कृषि संबंधी क्रियाकलापों को मुख्यतः दो विस्तृत भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है निर्वाह खेती और नंबर 2 है व्यावसायिक खेती। देखिए निर्वाह खेती में और व्यावसायिक खेती में क्या अंतर है। जो कृषि जो अपने निर्वाह के लिए की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, खाने के लिए अनाज वगैरह बोते हैं या फिर सब्जी वगैरह, वो निर्वाह कृषि कहलाती है, क्योंकि उससे हम निर्वाह से अपने जीवन को यापन करने के लिए कृषि करते हैं। लेकिन जो व्यावसायिक कृषि होती है ये एक बड़े पैमाने पर की जाती है, और जो इसमें फसलें उगाई जाती हैं वो किस लिए उगाई जाती हैं, बाजार में बेचने के उद्देश्य उगाई जाती है। जैसे हमारा गन्ना हो गया, चना हो गया, धान हो गया। तो ये जो कृषि होती है, ये ज्वार हो गया, ये कौन सी कृषि होती है, हमारी व्यावसायिक कृषि। चलिए इनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इस प्रकार की कृषि मुख्यतः परिवार व समुदायों के निर्वाह के लिए की जाती है। इसमें कृषक विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं जो सीमित रूप से उनके परिवार तथा समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऐसी कृषि विषुवतीय तथा उष्णकटिबंधीय वनों में देखी जा सकती है, जहां कृषक साधारण यंत्रों अथवा उपकरणों का उपयोग करते हैं तथा स्वयं के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं। जो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था, निर्वाह कृषि बाजार में बेचने के लिए या फिर कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती, सिर्फ अपने परिवार या अपने एक छोटे से एरिया में जो मतलब कि खाने के लिए की जाती है। इसमें कुछ जैसे आता है हमारा, इसके सब पार्ट कह सकते हैं, या इससे देखिए क्या लिखा है, इस कृषि प्रणाली में कृषक 3 प्रकार से खेती करते हैं। नंबर 1 है हमारी चालवासी पशुचारण, नंबर 2 है स्थानांतरण कृषि और नंबर 3 है गहन कृषि। तो चलिए हम पढ़ते हैं चालवासी पशुचारण होता क्या है। यह कृषि उन खानाबदोशों द्वारा की जाती है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट तथा याक पालते हैं। ये जंतु उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करते हैं। ये खानाबदोश अपने जंतुओं के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। हम ऐसी कृषि पश्चिमी तथा मध्य एशिया के भागों, उत्तरी यूरोप, एशिया, पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तथा सहारा मरुस्थल में देख सकते हैं। भारत में यह कृषि हरियाणा, गुजरात तथा राजस्थान के राज्यों में देखी जा सकती है। देखिए चलवासी कृषि होती क्या है, जो अपने जो उनके जंतु होते हैं, इसमें चलवासी पशुचारण है, यानी आप समझ जाइए पशु से रिलेटेड जो हमारी कृषि है।
तो ये लोग क्या करते हैं, इनको पालते तो है, लेकिन इनके जो खाने के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्थानांतरण की कृषि। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था पशुचालन, चलचालन पशु, चलवासी पशुचारण, इससे पहले हमने ये पढ़ा था। अब आता है हमारा स्थानांतरण कृषि। देखिए, चलवासी में पशु को चराने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, लेकिन स्थानांतरण कृषि क्या होती थी, एक छोटे से टुकड़े पर किसी मतलब कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर उन्होंने कृषि करी, वहां पे कुछ उगाया और उसको फसल को काटने के बाद उस भूमि को वहीं ही चला दिया और उसे छोड़ दिया और कहीं और दोबारा से खेती कर ली, यानी उस स्थान पर खेती नहीं की। उससे क्या होता था, जो उसकी राख होती थी उसे कुछ दिन के लिए जब ऐसे ही छोड़ दिया जाता था तो उसकी उर्वरकता बढ़ जाती थी और कुछ दिन बाद फिर उसकी कटाई की जाती थी, सफाई की जाती थी और दोबारा से उस पर कुछ बोया जाता था या कृषि की जाती थी। यानी एक वो क्या करते थे, जैसे स्थानांतरण कर जाते थे कृषि की यहाँ पर, और यहाँ की फसल उन्होंने काटी और फिर वो दूसरी कहीं और चले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने भूमि को साफ किया, फिर कृषि करी और फिर वहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस चलता है किसमें, स्थानांतरण कृषि में। देखिए, उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ लोग वनों की कृषि के लिए साफ करते हैं। कभी कभी कृषि क्षेत्र के लिए वृक्षों को बिना काटे जला दिया जाता है, इसलिए इस कृषि को काट एवं दहा कृषि भी कहते हैं। कुछ लोग इन भूभागों पर साधारण प्राचीन यंत्रों के उपयोग से 3-4 वर्षों के लिए खेती करते हैं और जब मृदा क्षय हो जाता है तब वे इस भूमि को त्याग कर अन्य भूभाग को खेती के लिए साफ करते हैं। इस प्रकार की कृषि मध्य अमेरिका, अफ्रीका के भागों, वेनेजुएला, ब्राजील, जायरे, मलेशिया तथा फिलीपींस में अपनाई गई है। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। इस कृषि में वनों को काटने तथा फसल उगाने में अत्यधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे पास जो हमारी, आपने देखा होगा कि आपको पता है कि ये हमारी जमीन है या हमारे खेत हैं, वहीं पे आपको कृषि करनी होती है। लेकिन जो ये खेती होती है इसमें कोई किसी एक पर्टिकुलर इंसान की कोई जमीन नहीं होती। उसे जो जमीन अच्छी लगती है वो उस मिट्टी को देखता है कि ये उपजाऊ है या नहीं, वहाँ पे वो सफाई करता है। जो बड़े बड़े वन होते हैं खाली पड़े रहते हैं, वनों को कटाई करता है और उनकी जो लकड़े होते हैं उन्हें जला देता है। जलाने के बाद उसकी जो राख है वो चारों तरफ बिखेर के उसे ताकि वो उपजाऊ बन सके, उसको सफाई करके वो वहाँ पे फसलों को उगाता है। और जब वो मिट्टी की जो अपरदन क्षमता, मतलब कि मिट्टी की जो क्षमता होती है उर्वरकों की, जब वो कमजोर हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको भूमि को त्याग देते हैं और किसी और जगह चले जाते हैं कृषि करने के लिए। लेकिन इस कृषि का एक जो हानि है वो ये है कि इसमें जो शारीरिक बल होता है वो बहुत अधिक लगता है। किंतु इस प्रकार की कृषि को आजकल विश्व में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है क्योंकि ये वनोन्मूलन तथा प्राकृतिक वनस्पति की हानि का कारण है। इस प्रकार की कृषि मृदा अपरदन तथा मृदा क्षय का भी कारण होती है। देखिए, इसमें लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है, ये जो हमारी कृषि है इसको क्या नहीं दी जा रही है, प्राथमिकता नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि हमने पढ़ा ये वनों को काटती है और वनों को काटने से क्या होता है, जो हमारे प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनको हानि पहुंच रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, गहन कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषक अपने छोटे भूभाग पर अपने परिवारजनों की सहायता से कृषि करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने आसपास करते हैं। जो हमारी भूमि होती है, जिसमें मैंने आपको बताया, उसी पर कृषि करते हैं, वही हमारी गहन कृषि कराती है। कृषक फसल करते हैं, ये मिट्टी उर्वरकता को बनाए रखने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों तथा जैविक व रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। कृषक फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था भी की जाती है। ये उपाय ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार की कृषि एशिया के मानसूनी क्षेत्रों में की जाती है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों में भी की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा व्यावसायिक कृषि। क्या है व्यावसायिक कृषि, क्या बोला गया है। गहन कृषि के अंतर्गत कृषियों का मुख्य उद्देश्य फसलों को बाजार में बेचना होता है। अतः कृषक उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त किसी विशेष फल को चुन लेते हैं। देखिए, यहाँ के कुछ वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको, ये आप अपने बुक में जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी बुक की बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है। विशेष फसल को चुन लेते हैं। यह प्रक्रिया फसल विश्लेषी
विशेषीकरण के नाम से जानी जाती है। दो मुख्य प्रकार की गहन कृषि अक्षांशों में अनाज की कृषि तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बगान कृषि है। इसमें व्यावसायिक कृषि में दो प्रकार की कृषि बताई गई है, एक तो अनाज की कृषि और एक बगान कृषि। चलिए पढ़ते हैं। व्यावसायिक कृषि में कृषकों के अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। भारत में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल है संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं, मक्का तथा कपास की अलग अलग पेटियां हैं। विकसित देशों में जैसे कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि उपलब्धता अधिक है। फार्म सैकड़ों हेक्टेयर तक फैले हैं यहाँ तथा इन्हें ट्रैक्टर, सतलग, बीज ड्रिल और हार्वेस्टर जैसी मशीनों द्वारा यंत्रीकरण किया गया है। विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि, बगान कृषि, डेयरी कृषि, शाक कृषि, सहकारी कृषि, संयुक्त कृषि आदि व्यावसायिक कृषि के मुख्य प्रकार है। खोज तथा विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि की जाती है। अब पहला पॉइंट आता है विस्तृत कृषि क्या है। विश्व में शीतोष्ण घास के मैदान विस्तृत कृषि के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं व मक्का है। विस्तृत कृषि में अधिकतम भूमि का न्यूनतम उपयोग किया जाता है, जिसमें खेती की जाने वाली भूमि की तुलना में श्रमिक व धन दोनों की ही कम लगाए जाते हैं। फॉर्म हजारों एकड़ तक फैले होते हैं। औसत आकार का एक फॉर्म सामान्यतः 1000 से 2000 एकड़ के मध्य होता है। इसमें एक मुख्य फसल निर्यात करने के उद्देश्य से उगाई जाती है। कृषि के सभी कार्य पूर्णतः यांत्रिकृत होते हैं, जैसे हेक्टर का उपयोग किसी भूमि को जोतने, बीज ड्रिल का बीजों को बोने तथा हार्वेस्टर का व थ्रेसर का उपयोग फसल काटने में किया जाता है। विस्तृत कृषि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। ये देश गेहूं तथा मक्का के निर्यात के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर फसलों के उत्पादन के कारण ये क्षेत्र विश्व के अन्न भंडार कहलाते हैं। देखिए इसमें कुछ देश दिए गए हैं जो क्या कहलाते हैं, विश्व के अन्न भंडार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विस्तृत कृषि की जाती है। विस्तृत कृषि एक बहुत बड़ी भूमि पर एक ही प्रकार की जब कृषि की जाती है किसी एक के द्वारा, तो वो विस्तृत कृषि कहलाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मिश्रित कृषि। आज हम मिश्रित कृषि तक ही पढ़ेंगे। बगान कृषि हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पशुपालन तथा कृषि परस्पर निर्भर है। मिश्रित कृषि में फसल को बोने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें जंतु, मांस, दूध तथा ऊन के लिए पाले जाते हैं। इस प्रकार की कृषि सामान्यतः घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। मिश्रित कृषि में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ मांस तथा डेयरी उत्पादन के लिए जंतुओं को पाला जाता है। पैदावार सामान्यतः अधिक होती है। इसमें कृषक फसल आवर्तन के बेहतर उपायों का अनुकरण करते हैं, जो मिट्टी की शक्ति भी बनाए रखते हैं। कृषि के बेहतर उपाय यातायात के उपलब्ध साधन तथा निकट स्थित बाजार कृषकों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। मिश्रित कृषि मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, मिश्रित यूरोप, रूस तथा भारत में की जाती है। डेयरी जंतुओं के अलावा कृषक सुअर, मुर्गियों का भी पालन करते हैं। देखिए मिश्रित कृषि में क्या है, पशुपालन तथा कृषि परस्पर निर्भर रहते हैं। इसमें एक साथ दो प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे फसलों को बोने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। जंतु, मांस, दूध, ऊन के पाले जाते हैं। देखिए आपने कोई कृषि करी, दो एक साथ कर ली तो वो हमारी मिश्रित कृषि। जैसे आपने कोई फसल भी बोई और जो जंतु और डेयरी फार्म वगैरह जो हमने कर लिए, तो उससे हमें जंतु को पालने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे दूध का हो गया, उनके मांस का हो गया और ऊन का हो गया। तो यही हमारी जो कृषि है ये मिश्रित कृषि कहलाती है। अब हमारी नेक्स्ट आती है बगान कृषि, जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।